कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन है सोसाइटी में। गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं बैक्टीरिया ख़राब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं। चीज़ है, लोग कहते हैं कि अगर आपको डाइजेशन अच्छा रखना है तो लीवर की हेल्थ बहुत मैटर करती है। तो आजकल बहुत कॉमन है फैटी लीवर। या कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है, या किसी को हो गया है तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? कह सकते हैं एक बंदा है जो मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करता है उसकी 8 से 9 घंटे की ड्यूटी है, वो बैठा है चेयर पे लैपटॉप पे लगा हुआ है। एक मजदूर है जो अपने भट्टे पे काम करता है ईंट वगैरह बनाने का, वो 10 घंटा जो है मेहनत करता है, वजन उठाता है। तो किसका लीवर ज़्यादा अच्छा हो सकता है? आजकल IBS बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा सा समझाएंगे सर IBS क्या होता है? आपके करियर में आपको क्या ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम में इस तरह की ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं? गॉल स्टोन्स बहुत कॉमन है, कैसे बनती हैं आखिर ये गॉल स्टोन्स? स्टोन तो मल्टीफैक्टोरियल है, जैसा कोई भी बीमारी है तो मल्टीफैक्टर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा फीमेल्स में ज़्यादातर होता है, स्पेशली एज ऑफ द 40 ईयर्स। बहुत कॉमन एक ट्रीटमेंट है कि बाहर निकाल दो पित्ता, सर्जिकल प्रोसेस है। इसके अलावा कोई लेटेस्ट टेक्निक है जो बिना रिमूवल के कुछ हो सके? बहुत लोगों में बैली फैट जो होता है वो बढ़ जाता है, स्पेशली गर्ल्स में भी ऐसा होता है कि अक्सर बैली फैट देखने के लिए मिलता है। तो ये अच्छी चीज़ है या ख़राब है? ये खराब चीज़ है। ये खराब डेफिनेटली चीज़ फैट डिपोजिशन इज नॉट अ गुड साइन, आइदर इन द लिवर और इन द एब्डोमेन। इंडिया में जंक फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रीज़न इजीली अवेलेबिलिटी है हर एक तरह के खाने की, और इसकी वजह से आजकल गट हेल्थ इंडिया में बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है। लोगों को एसिडिटी बहुत कॉमन हो गई है, हालांकि इनो इजीली अवेलेबल होती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक हमारा परमानेंट सॉल्यूशन है। गट हेल्थ ख़राब होने से आपका फैटी लीवर आपको हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस आपको हो सकता है, IBS हो सकता है, रेगुलर एसिडिटी, पेट में दर्द, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसी समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कौन सी समस्या का क्या समाधान है, इन सब चीज़ों का अगर हम आंसर देखने लगें तो एक स्पेशलिस्ट ही आंसर कर सकता है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल, वो एक गैस्ट्रो सर्जन हैं, डॉक्टर रियाज साहब। और रियाज साहब जो हैं स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड के, तो इनसे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आता है, आपके सारे डाउट्स क्वेरीज सॉल्व हो जाते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो डॉक्टर साहब से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, गट हेल्थ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन है सोसाइटी में। गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं बैक्टीरिया ख़राब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं। एंटीबायोटिक्स भी खाई जाती हैं, उनसे बैक्टीरिया मर भी जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्या कॉन्सेप्ट है? लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन वहीं पर कहते हैं कि अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, वो मर जाएंगे तो नुकसान होगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है? नॉर्मली जो हमारा लार्ज बॉवल होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब है कि वो बीमारी कराएंगे, कुछ ना कुछ डिजीज़ कॉज करें। और दूसरे होते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल कहें, मतलब जो इसमें लेमैन भी एक बार समझ जाए, तो दही आप ले लीजिए। दही में जो है एक लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और एज ए प्रोबायोटिक और अच्छा बैक्टीरिया, उसको गुड बैक्टीरिया कहते हैं। जो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रोबायोटिक्स, तो उनको कहते हैं प्रोबायोटिक्स और द गुड बैक्टीरिया। जो हमारे हार्ट फाइबर्स हो गए या डाइट में कुछ अनहेल्दी चीज़ हो गई है तो उसको रीड ऑफ करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द गुड बैक्टीरिया। बाकी पैथोजेनिक वो होते हैं जो बाहर से हमारे खाने में चले जाते हैं या फिर हमारी बीमारी कराते हैं या गट हेल्थ को ख़राब करते हैं। दीज आर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। लोग बात बात पे एंटीबायोटिक खाते हैं, तो उससे ये जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं एंटीबायोटिक से। एक्चुअली इंडिया में जो रेजिस्टेंस आया एंटीबायोटिक का, लगभग आप देखेंगे 80% अगर आप सैंपल्स भेजेंगे तो उसमें लगभग 80% में रेजिस्टेंस आता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकेशन का रेजिस्टेंस है, जो कि मिस यूज़ की वजह से होता क्या है, ओवर द काउंटर ड्रग लेनी आपने शुरू कर दी है, कहीं पर आपने कहा हायर एंटीबायोटिक्स चालू करना शुरू कर दिया है, सेल्फ मेडिकेशन चल रहा है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है, पहले ही बैक्टीरिया उन मेडिकेशंस को एक्सपोज हो चुका होता है। और अगर उन एंटीबायोटिक्स की ड्यूरेशन 5 दिन की है, आपको 2 दिन खाया, आपको आराम आ गया, आपने 2 दिन बाद एंटीबायोटिक छोड़ दी, तो बैक्टीरिया पार्शियली इंजर्ड हुआ, पूरा डेड नहीं हुआ, तो उसमें जो है आगे जाके वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है।
तो जिसकी वजह से जो है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं और आगे जाकर उनका काम करना बंद कर देती है। दवाई काम नहीं करेगी फिर आगे दवाई जाके। काम नहीं तो ये करती छोटी छोटी चीज़ों पे जो लोग कई बार क्या होता है थोड़ा रूरल एरियाज में भी रूरल एरियाज में कभी कभार अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है इसका बिल्कुल मतलब। एग्जैक्टली, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। कभी कभार हमारी ओपीडी में पेशेंट पर्चा लेके आता है, हायर एंटीबायोटिक्स चल रही होती हैं, ज़रूरत नहीं होती, एक नहीं दो दो तीन तीन एंटीबायोटिक्स चल रही होती हैं, और जब तक प्रॉपर डोज और उसकी ड्यूरेशन पूरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगी। पहला नुकसान ये है अनहेल्दी एंटीबायोटिक्स का। दूसरा नुकसान ये है कि आप अगर एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके गट में जो अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगी। तीसरा इफेक्ट इसका ये है कि एंटीबायोटिक्स कभी कभार खुद बीमारी को ट्रिगर करती हैं। जैसे पेनक्रेटाइटिस नाम की एक बीमारी है, तो उसमें सर्टेन मेडिकेशन है जो पेनक्रेटाइटिस को ही बढ़ावा देती हैं, लेकिन हमारे पर्चे पर कभी कभी ओपीडी में देखते हैं तो वही पेनक्रेटाइटिस का पेशेंट है और उसमें वही मेडिकेशन चल रही होती है जो पेनक्रेटाइटिस को बढ़ाती है, और ज़्यादा बढ़ेगा। और ज़्यादा बढ़ेगा। पेनक्रेटाइटिस बड़ी खतरनाक बीमारी है। जैसे मेट्रोनाइडाजोल है, एक एंटीबायोटिक है, यूजली पेनक्रेटाइटिस में नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से भी कभी कभार वो बढ़ जाता है। तो एंटीबायोटिक्स ऐसा नहीं है कि आपने आया और लिख दिया, उसकी डेप्थ में जाना ज़रूरी है, उसकी ड्यूरेशन देखना ज़रूरी है, उसका इंडिकेशन देना ज़रूरी है, उसी के हिसाब से एंटीबायोटिक का स्टेप लेटर पैटर्न में यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर सरीन वगैरह को जानते हैं? डॉक्टर सरीन, या तो वो मैंने उनको बेस्ट लिवर स्पेशलिस्ट एंड वी ग्रो अप सीइंग हिम हिज एडवाइस। ओके, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आप भी उनसे? एक दो बार मेरी कॉन्फ्रेंस में उनसे मुलाकात हुई है। उनको मैंने कहते हुए सुना था कि एंटीबायोटिक बात बात पे दे देते हैं, वो अच्छा बैक्टीरिया है उसको भी मार देते हैं, मतलब ये बात सही है? बिल्कुल एग्जैक्टली, देयर आर द मेनी डिसीज जिसमें जो है हायर एंटीबायोटिक्स वजह से पूरा जो है डिसेंट्री होना, ब्लीडिंग होना और अच्छा खासा रेजिस्टेंस डेवलप होना चालू हो जाता है, और गुड बैक्टीरिया जो है वो पूरे अच्छे खासे डैमेज हो जाते हैं। एक चीज़ है, लोग कहते हैं कि अगर आपको डाइजेशन अच्छा रखना है तो लीवर की हेल्थ बहुत मैटर करती है, तो आजकल बहुत कॉमन है फैटी लीवर। या कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है, या किसी को हो गया है तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? बिफोर कमिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू ऐड समथिंग और जो डाइजेशन है, यूजली सबको ये लगता है कि लीवर ही पूरा डाइजेशन मेंटेन कर रहा है, लेकिन लीवर के अलावा बॉडी में और भी सारे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पूरा अलग अलग छोटी छोटी का यूनिट्स का एक ब्लॉक बना हुआ है, और हर यूनिट का एक अपना अपना रोल है उसमें। सबको ये लगता है कि डाइजेशन खराब हो रहा है, लीवर खराब हुआ है, लेकिन एक ऑर्गन दूसरा भी होता है जो पेनक्रियाज है, वो लीवर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीवर तो अगर डैमेज हो जाए तो ग्रो कर सकता है, रिप्लेस हो सकता है, हाफ डैमेज हो जाए तो आप निकाल सकते हैं, बट पेनक्रियाज में ज़रा सा भी मार्जिन हमारे पास नहीं रहता है। एंड पेनक्रियाज इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द डाइजेशन। लीवर का काम तो ये है कि स्टोर करता है चीज़ों को, लेकिन जो मेन डाइजेशन है वो पेनक्रियाज का, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, अमाइलेज हो गए, लाइपेज हो गए, ट्रिप्सिन हो गई, काइमोट्रिप्सिन हो गई। पेनक्रियाज की तो बात ही नहीं करता कोई, सबको फैटी लीवर की आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस फॉर लास्ट 2 years अबाउट द पेनक्रियाज। आप जब भी देखेंगे तो मैं कहीं ना कहीं पेनक्रियाज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि सिंगल ऑर्गन है और रिजनरेटिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम है, और इक्वली और मोर इम्पोर्टेंट देन द लीवर। उसका अगर हम जैसे ट्रांसप्लांट वगैरह की बात करते हैं तो पेनक्रियाज इट इज इन द इनिशियल स्टेजेस एंड नॉट एज कंपेयर टू द लीवर ट्रांसप्लांट। रिसर्च फेज में? हाँ, रिसर्च फेज में और इनिशियल और लिमिटेड स्पेस पे अवेलेबल है। ओके, तो पेनक्रियाज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज द लीवर। नाउ कमिंग टू द फैटी लीवर। फैटी लीवर आजकल के लाइफस्टाइल में मोस्ट कॉमन है। जब भी अल्ट्रासाउंड लेके आता है पेशेंट तो फैटी लीवर मोस्टली लिखा हुआ होता है, स्पेशली एट द एज ऑफ 40 और 50 ईयर्स। मोस्ट कॉमन कॉजेज किस चीज़ से होता है फैटी लीवर? पहले तो ये होता था कि एज के हिसाब से ही रहता है, 50-60s में आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेड 1 फैटी लीवर आ जाता है, लेकिन आजकल हम अपनी ओपीडी में देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स भी जो 30 और 35 ईयर्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं फैटी लीवर लेके आ रहे हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज यही है कि आजकल का लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइट, स्नैक फूड, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और उसको जब बर्न करने के लिए कैलोरी आपको बर्न आउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, लाइफस्टाइल आपका है नहीं, आप हर जगह कार से बाइक से जा रहे हैं, सेडेंटरी वर्क अप है, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, फिजिकल वर्क नहीं है, काम में लगे हुए हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जो फैटी लीवर को प्रमोट करते हैं। क्या कह सकते हैं, एक बंदा है जो मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करता है उसकी 8 से 9 घंटे की ड्यूटी है, वो बैठा है चेयर पे, लैपटॉप पे लगा हुआ है। एक मजदूर है जो अपने भट्टे पे काम करता है, ईंट वगैरह बनाने का, वो 10 घंटा जो है मेहनत करता है, वजन उठाता है, तो किसका लीवर ज़्यादा अच्छा हो सकता है? डेफिनेटली जो वर्कआउट कर रहा है उसका ज़्यादा अच्छा है, कैलोरी बर्न हो रही है कहीं ना कहीं पे। और एक अपना यही है कि जो भी लाइफस्टाइल आपका है, चाहे आप मल्टीनेशनल में है या आपका अपना बिजनेस है, डेली 1 से 1.5 घंटा अपनी एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। 20 to 30 मिनट्स वॉक करना है, कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, साथ में हेल्दी डाइट ज़रूर लें, क्योंकि आज जो आप कल खाएंगे, आज जो आप खाएंगे वो कल आपको वही आपको सपोर्ट करेगा। आपके क्लिनिक पर, आपके हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ आप जाते हैं, वर्क करते हैं,
वहाँ किस किस तरीके के गैस्ट्रो से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? इसलिए वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट गैस्ट्रो केयर अंडर वन रूफ। यूजली जो सर्जिकल केयर है और जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल में डिसीज़ है, गैस्ट्रो रिलेटेड डिसीज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन है या फिर जीआई की मलिग्नेंसीज है। सबसे बड़ी चीज़ आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। जीआई कैंसर हो गया, खाने की नली का कैंसर हो गया, या पेट की थैली का कैंसर हो गया, लीवर सर्जरीज़, पेनक्राटिक सर्जरीज, ये सारी सर्जरीज जो है वो एडवांस लेवल की सर्जरीज़ हैं और जो कि टर्शरी केयर सेंटर्स पर होती हैं। बट नाउ डेज इन मुरादाबाद वी आर प्रोवाइडिंग द all these surgeries at an affordable cost and we are doing with the exceptional results. अभी आपने अफोर्डेबल कॉस्ट की बात करी, अभी मैं आ रहा था, हमारे भाई हैं, उन्होंने बताया कि एक पेशेंट आए थे, कुछ पैसे वगैरह की समस्या थी, तो ऐसा वर्क भी करते हैं कुछ सेवा के लिए? ये तो मेडिकल प्रोफेशन का यही आप बेनिफिट है कि आप जितना करना चाहें आप उतना कर सकते हैं। डेली ओपीडीज़ में भी पेशेंट्स आते हैं, लगता है कि हाँ ज़रूरतमंद है, तो हम एक बगैर किसी प्लेटफॉर्म के अपने लेवल पे अपना अच्छा खासा करते हैं। और हॉस्पिटल में भी ये हमारे पास रहता है कि अगर कोई पेशेंट गरीब है, नीडी है, तो अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी है। यूजुअली ये प्रैक्टिस सब जगह हमें देखने के लिए नहीं मिलती, बट ये दिस द एडवांटेज ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। आप जितना चाहें लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत दैट्स व्हाई द मेडिकल प्रोफेशन इज पार विद द अदर प्रोफेशन। इससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है, दुनिया भी है, आखिरत भी है। आखिरत भी है। और रिसेंटली अभी 1 साल जब हमें पूरा हुआ था तो मैंने कैंप भी किए थे जिसमें अच्छी खासी सर्जरी जो है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट की थी। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि ये चीज़ जनरली सुनने नहीं मिलती है। कहीं जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो भाई पहले 1000 रुपये जमा कर दो, उसके बाद बात करेंगे कुछ आगे। जी, मुरादाबाद आने का और अपना स्टार्ट करने का ख्याल यही था कि अपने लेवल पे लोगों की हेल्प कर पाएँ। शायद अगर कहीं और काम कर रहे होते या किसी और प्रोफेशन में नहीं होते तो लिमिटेशंस होती हैं, उतना हेल्प शायद हम नहीं कर पाते। आजकल IBS बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा सा समझाएंगे सर IBS क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो सबको समझ आ जाए। सिंपल लैंग्वेज ये है, जैसे हाइपरटेंशन है, दिमाग का बीपी बढ़ रहा है ना, आप कहेंगे कि बीपी बढ़ा चल रहा है तो सिर में दर्द हो रहा है, वैसे ही पेट के लिए IBS है। आपको चिड़चिड़ापन है, आपका बीपी बढ़ेगा, आपके सर में दर्द होगा। जब हाथों में चिड़चिड़ापन होगा तो IBS के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। सिम्टम्स जैसे कि? सिम्टम्स है जैसे हाथों को चाहिए हेल्दी खाना चाहिए, कम मिर्च मसाले का चाहिए, सिंपल सॉफ्ट डाइट चाहिए। अब आप खा रहे हो सब मिर्च मसालेदार चीज़ें, ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें और बगैर टाइम के खाना लेना, तो कहीं ना कहीं हाथों को जो है डाइजेशन करने में चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। जब चिड़चिड़ापन होगा तो आते फिर अपना रिएक्शन देंगे कुछ चीज़ के लिए। इरिटेट हो गए, कहीं बॉबल मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कभी डायरिया आपको हो गया, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी आपको पेट में दर्द हो रहा है, कभी आपको ब्लोटिंग हो रही है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द IBS। आपके करियर में आपको क्या ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम में इस तरह की ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं? या एग्जैक्टली, जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहा है, लोगों का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ज़्यादा है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कम है, फिजिकल वर्क कम होता जा रहा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, और खाने पीने के जंक फूड्स अब हर स्ट्रीट में अवेलेबल हैं। पहले तो लोगों के पास पता भी नहीं होता था क्या होता था, लेकिन आप आजकल कहीं गांव देहात में भी जाएंगे तो वहाँ भी आजकल जो है स्ट्रीट फूड्स अवेलेबल है। हर जगह पास्ता ये सब चीज़ आजकल जोमेटो सब जगह पहुँच जाता है। तो जब से ये चीज़ें फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हुए हैं और कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा हुआ है तो ये बीमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। गॉल स्टोन्स बहुत कॉमन है, कैसे बनती हैं आखिर ये गॉल स्टोन्स? गॉल स्टोन तो मल्टीफैक्टोरियल है, जैसा कोई भी बीमारी है तो मल्टीफैक्टर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा फीमेल्स में ज़्यादातर होता है, स्पेशली एज ऑफ द 40 ईयर्स। अगर बॉडी स्लो डाउन होगी आपकी, आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बेड रिडन है बहुत टाइम तक, या स्टारवेशन में है, खाना पीना नहीं ले रहे हैं, फास्टिंग डाइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये गॉल स्टोन को प्रिसिपिटेट करता है। गॉल स्टोन ऐसे हो गया जैसा कहीं पानी बह रहा है, अगर आप उस पानी को रोक दोगे तो वहाँ पे जो है कचरा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही जो हमारा बाइल फ्लो होता है वो तभी सर्कुलेट होता है जब आप खाना पीना लेते रहेंगे, तब बाइल फ्लो बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आपने स्टारवेशन में चले गए, आपने जो है खाना पीना कम कर दिया है, या आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप चल फिर नहीं रहो, बेड रिडन हो, तो बाइल फ्लो थोड़ा हल्का हो जाता है। बहुत से गर्ल्स ये करते हैं ना कि खाना नहीं खाऊंगी, पतला होना है, वेट लॉस करना है, इस टाइप से। उसके अलावा और सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फीमेल्स हो गई तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, एथनिसिटी हो गई है, जो हमारे गंगा के आसपास की ज़मीन है यहाँ पे गॉल स्टोन्स नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो गॉल स्टोन को प्रमोट करते हैं। बहुत कॉमन एक ट्रीटमेंट है कि बाहर निकाल दो पित्ता, सर्जिकल प्रोसेस है। इसके अलावा कोई लेटेस्ट टेक्निक है जो बिना रिमूवल के कुछ हो सके? करंटली गॉल स्टोन जो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यही है कि उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। जितना छोटा स्टोन्स होता है उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का चांस रहता है। नॉर्मली मिसकंसेप्शन ये है कि छोटा स्टोन है कुछ नहीं करेगा, बट जो छोटे स्टोन्स होते हैं वो कभी कभार स्लिप होकर नीचे आगे शुरू हो जाते हैं, CBD वगैरह नीचे आगे CBD में फंस जाते हैं या पेनक्रियाज में आ जाते हैं तो पेनक्रियाटाइटिस करा देते हैं। बड़ा स्टोन तो ये है कि अपनी जगह पे ही रहेगा, तो आप उसमें चाहो तो आप वेट कर सकते हो अगर आपको परेशान नहीं कर रहा है।
लेकिन छोटे स्टोन्स जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको सिम्टोमेटिक है, बार बार पेन हो रहा है, बार बार आपको तकलीफ हो रही है, इट्स बेटर टू रिमूव। सेफ सर्जरी है, अफोर्डेबिलिटी भी अच्छी है, तो इट्स बेटर टू कोई रिमूव। विदेश में हो कोई ऐसा ट्रीटमेंट? विदेश में तो अब तो इंडिया एट पार है आज नहीं तो कल होना ही है, लेकिन नहीं, अभी जैसे जैसे किडनी में क्या होता है, आप किडनी तो निकाल नहीं सकते ऐसे, तो PCNL वगैरह हैं या RIRS वगैरह होते हैं, रेट्रोग्रेड वगैरह है, नलकी डाल के निकाल देते हैं। गॉल ब्लैडर के लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर का जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाती है, अगर आप मेडिकेशन कंटिन्यू करेंगे तो कॉस्ट जो है मेडिकेशंस की और जो कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, तो ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हुए रिमूवल इज़ बेटर देन द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ये अच्छा है। तो इसके अलावा जैसे कि कुछ लोगों से हम मिले, हमने बात की, एक्चुअली मैं भी आयुर्वेद से रिलेटेड लोगों से बात करते रहता हूँ। कुछ पेशेंट्स को मैंने ऐसे देखा, वो कह रहे थे कि बाहर का खाना हमने खाया, हैवी फूड था, बिल्कुल अनहाइजेनिक कंडीशन है या उसमें बहुत ख़राब क्वालिटी का रिफाइंड है, तो मैं ठीक हूँ। मैं घर का खाना खा रहा हूँ, लाइट खाना खा रहा हूँ, तो मुझे एसिडिटी हो रही है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझ नहीं आता। एक्चुअली एसिडिटी का मतलब है आपका एसिड ज़्यादा बन रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि खाने पीने पे डिपेंड करे, उसके अलग सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप एम्प्टी स्टमक बहुत ज़्यादा हो, या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई है, या फिर आपको खाना कौन सा सूट कर रहा है। आप जो 15-20 दिन से एक लॉन्ग टर्म से आप जो खाना ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट में आ जाता है। फिर आप सडनली अगर ट्रांजिशन करते हो किसी भी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। उसके अलावा आपके मिर्च मसाले हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, भारी चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल आपका अच्छा नहीं है, आपने खाना खाया और सो गए, तो एसिडिटी तो बनेगी बनेगी। उसके आधा घंटा आपको वॉक करना चाहिए, और सोने से कम 3 घंटे पहले खाना लेना चाहिए, चाहे वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो खाने के अलावा आपकी एसिडिटी को प्रमोट करते हैं। स्ट्रेस का कुछ असर पड़ता है गट हेल्थ के ऊपर? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यूजली आप सर्च करेंगे तो एक वर्ड आप देखेंगे, सेकंड ब्रेन। गट इज़ द सेकंड ब्रेन। यस, जैसे दिमाग हमारा ऊपर है, वैसे ही सेकंड ब्रेन आप सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं गट के रिस्पॉन्स में आ जाता है, क्योंकि जो डाइजेशन है हमारा पूरा कहीं ना कहीं दिमाग से जुड़ा हुआ है। आपके सामने खाना आ जाए तो आपके मुंह में कहीं ना कहीं सलाइवा सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। क्या है कि दिमाग जो है वो आपको सिग्नल दे रहा है कि खाना आ गया, आप डाइजेशन शुरू करो। लेकिन अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, आप टीवी देख रहे हैं बैठे हुए, खाना तो खा रहे हैं, अब आपका दिमाग टीवी में है, खाना आप मुंह से खाए जा रहे हो, तो फिर जूस सीक्रेशन नहीं होगा, सलाइवा आएगा नहीं, और जो डाइजेशन के हार्मोन है वो भी नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं डाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से इफेक्ट होता है, अगर आपका ब्रेन हेल्थ भी अच्छी नहीं है तो। बेस्ट एक्सरसाइजेज कुछ एक दो अगर आप रिकमेंड कर सकते हैं डाइजेशन के लिए, जिनको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन ठीक रहे, कुछ एक्सरसाइजेज उसके लिए। डाइजेशन के लिए मैं 2 चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो है खाना पेट भर के नहीं खाना है, कोशिश करें कि 1/3 हिस्सा पेट का खाली रखें, और ये हदीस और सुन्नत तरीका भी है कि खाना थोड़ा हल्का लेना चाहिए, पेट भर के नहीं लेना चाहिए। सेकंड थिंग मैं ये बताऊंगा कि वॉक करें, जॉगिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। ना हल्के हल्के सुबह में आधा घंटा या शाम में आधा घंटा वॉक ज़रूर करें, दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। बहुत लोगों में बैली फैट जो होता है वो बढ़ जाता है, स्पेशली गर्ल्स में भी ऐसा होता है कि अक्सर बैली फैट देखने के लिए मिलता है, तो ये अच्छी चीज़ है या ख़राब है? ये ख़राब चीज़ है, डेफिनेटली। फैट डिपोजिशन इज़ नॉट अ गुड साइन, आइदर इन द लिवर और इन द एब्डोमेन। उसके लॉन्ग टर्म में कुछ इफेक्ट्स? लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जब ओबेसिटी आएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं अगर फैट डिपोजिशन हो रहा है तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आने का, और फैटी लीवर की वजह से डाइजेशन ख़राब होने का, और एक आपकी हेल्थ ख़राब होने का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है ही। बेली फैट आएगा तो आपका वेट गेन होगा, वेट गेन आएगा तो कहीं ना कहीं वो ओबेसिटी की तरफ जाएगा, ओबेसिटी आएगा तो फिर जॉइंट्स पेन होना, हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ होना, PCD होना, ये सब जुड़ा हुआ है क्या? सारी चीज़ें सब जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्टेड है। जैसे वेट बढ़ता रहेगा सारी चीज़ें आपके साथ बढ़ती जाएंगी। आजकल NCR दिल्ली में या पूरा ऑल ओवर इंडिया में पोल्यूशन बहुत एकदम पीक पर है, तो इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर? डेफिनेटली, बिल्कुल। ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में तो हमने सुना था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन गट हेल्थ के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर यही है कि कहीं ना कहीं पूरा, और जो अगर रेस्पिरेशन पे इफेक्ट होगा तो पूरी ओवरऑल कहीं ना कहीं हेल्थ तो आपकी ख़राब होनी है, क्योंकि पूरा ही सिस्टम जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसे फूड्स जिनके पेट ख़राब रहते हैं उनके लिए कुछ रिकमेंड, क्योंकि परहेज़ के बारे में बहुत पूछते हैं, OPD में भी लोग आते होंगे, सर अदब साहब आपने परहेज़ तो बताया नहीं। उसके लिए यही है, जो भी आपका हेल्दी डाइट लेना है, सिर्फ परहेज़ तो है ही, हेल्दी और बैलेंस डाइट आपको लेना है। बैलेंस डाइट हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है पूरा एकदम जो बॉडी की आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़रूर लें बॉडी की ग्रोथ के लिए। 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए, अगर आपका मॉडरेट वर्क है। अगर आपका हैवी वर्क है तो आप 1 to 2 ग्राम पर केजी ऑफ द आपको बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना है। पहली चीज़ बैलेंस डाइट लेना है। दूसरी चीज़ जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, मिर्च मसालेदार चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, फैटी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करेंगे। तीसरी चीज़ है पानी खूब पिएँ, 2 से 3 लीटर के आसपास पानी पिएँ। चौथी चीज़ है थोड़ा एक्सरसाइज करें।
और शराब, सिगरेट, तंबाकू इसका उपयोग बंद करें। ये सभी कंबाइंड फैक्टर्स है जो आपकी एक अच्छी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ। थैंक यू। सो काइंड ऑफ यू।